नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो भी रिपोर्ट होती है उसके जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो इस साल का, इस वित्तीय वर्ष का 2021-22 का जो सेकंड मीट था वो आपका भी रिसेंटली हुआ है आज सुबह ही, और इसके बारे में हम जानेंगे। पहला वाला हुआ था अप्रैल के महीने में, और आपको पता होगा कि हर 2 महीने में ये मीट होती है और काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये आप देख भी सकते हो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाइव अपडेट यहां पर बताया गया कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ, प्लस यहां पर ये 1.2 लाख करोड़ का जो बोनेंजा है ये एग्जैक्टली क्या है, लिक्विडिटी क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब हम बात करते हैं तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा 2016 को इसका गठन किया गया था, और यहां पर आप देख पाएंगे 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई गवर्नर इसको हेड करते हैं, और 3 मेंबर्स यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं सरकार के द्वारा। और यहां पर आप देख पाओगे 3 आरबीआई की तरफ से हैं नीचे, और ऊपर जो 3 है वो आपके सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन होता है, जिसका सबका ध्यान होता है जिस चीज के ऊपर, वो होता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, यहां पर जो बैंक्स हैं जिस रेट पर आरबीआई से बोरो करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आरबीआई, उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो सिंपल सा अर्थ है, अगर बैंक को सस्ते ब्याज दर पर आरबीआई से लोन मिलेगा तो फर्दर बैंक उसको जो है लोगों को सस्ते ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कर सकेगी। तो कोशिश ये रहती है कि ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो आरबीआई को रेपो रेट नीचे रखना चाहिए, यूजुअली ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना होता है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर जो रेपो रेट है वो बहुत लंबे समय से 4% पर रुका हुआ है। यहां पर आप देख भी सकते हो कि अप्रैल 2019 में ये 6% से ऊपर हुआ करता था, और ये नीचे होते होते यहां पर आप फाइनली देखोगे पिछले साल जून के महीने में, ठीक 1 साल पहले जून के महीने में 2020 को इसको किया गया था 4%, और इसके बाद से जब भी 2-2 महीने के बाद ये रिपोर्ट आई है ये हमेशा से 4% पर ही मेंटेन रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा एक और होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये समय चल रहा है 3.35%। ये हमेशा आपको कम मिलेगा रेपो रेट से, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो आरबीआई है वो यहां पर पेमेंट देती है, आरबीआई यहां पर कुछ इंटरेस्ट रेट देती है। जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है कुछ पैसा, वो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंकों को उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये 3.35%, ये भी उतने पर ही मेंटेन्ड है। अब यहां पर इस रेपो रेट को लेकर आरबीआई का क्या कहना है। आरबीआई ने कहा है कि जिस प्रकार से सेकेंड वेव आया है उसने नियर टर्म का जो आउटलुक था, जो हमने पहले सोचा था, उसको चेंज कर दिया है। यहां पर अब हमें कुछ दूसरा ट्रैक करना होगा। यहां पर जो मॉनिटरिंग है और टाइमली मेजर्स हैं उसको लेने की आवश्यकता है, जो पॉलिसी सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से सेकेंड वेव आया है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा 2021-22 में, ऐसा यहां पर अब ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा जीडीपी के बारे में क्या बोला गया है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि हमें फिस्कल, मॉनेटरी, हर प्रकार के जो सपोर्ट्स हैं, फिस्कल मतलब जो सरकार सपोर्ट देती है, मॉनेटरी मतलब जो आरबीआई सपोर्ट देती है, सभी चीजें यहां पर जरूरी हो जाते हैं। जहां तक हमने 4% इसको मेंटेन किया है, ये हम आगे भी जारी रखेंगे और अकोमोडेटिव स्टैंस रहेगा। मतलब कि आरबीआई का ये कहना है कि हमें अभी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और ग्रोथ कैसे आएगा, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जब रेपो रेट नीचे होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि रेपो रेट हो सकता है ऊपर जाएगा। कई लोगों का ऐसा सोचना था कि रेपो रेट हो सकता है अब आरबीआई बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे पिछले कुछ समय से, उसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है, और यहां पर इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो रेपो रेट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन अभी के लिए आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो जो मैंडेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो इसके ऊपर डिस्कशन करती है, उनको जो मैंडेट दिया गया है वो ये है कि 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, मतलब एवरेज में 4% के आसपास होना चाहिए। तो इस साल 2021-22 में आरबीआई का अनुमान है कि ये 5.1% होगा, और यहां पर आप देख सकते हो कि पहले अनुमान था 5.2%, जो Q1, Q2, Q3, इसमें थोड़ा सा आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पहले जो यहां पर सोचा था कि इन्फ्लेशन 5.2% होगा, ये बढ़कर 5.4%, Q2 की मैं बात कर रहा हूं,
और इसके अलावा यहां पर भी आप देख सकते हो मतलब थोड़ा सा आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है, स्पेशली एडिबल ऑयल के प्राइसेस हो गए, पल्सेस हो गए, उसमें यहां पर प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ा था, जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा था कि रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि नहीं, हम यहां पर रेपो रेट को 4% ही रखेंगे जब तक हमारी ग्रोथ में वृद्धि नहीं आ जाती। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को लेकर मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने दोनों चीजें बताई हैं कि अपसाइड ऊपर की तरफ भी इन्फ्लेशन जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। ऊपर की तरफ क्यों इन्फ्लेशन जाएगा, कई कारण है, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो गए उसमें वृद्धि आ रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी की वजह से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपने टैक्सेस में अब यहां पर गिरावट करनी चाहिए। अगर वो लोग अपने टैक्सेस में गिरावट नहीं करेंगे तो इसका ओवरऑल असर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई पर देखने को मिलेगा, ऐसा आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है। और इसके अलावा यहां पर इन्होंने यह भी कहा है आरबीआई ने कि जो नॉर्मल साउथ वेस्ट मॉनसून है उसकी आने की वजह से हो सकता है कि चीजें थोड़ी कंट्रोल हो जाएं। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो यहां पर आरबीआई का कहना है कि जिस प्रकार से इंटरवेंशन किया गया है सरकार के द्वारा पल्सेस मार्केट में, तो यहां पर पल्सेस के प्राइसेस में आपको जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडिबल ऑयल प्राइसेस को लेकर आई एम श्योर रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत तेजी से यहां पर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, जो हम खाने में अपना ऑयल डालते हैं, तो इसको लेकर भी आरबीआई ने कहा है कि हमें मेजर्स लेने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ क्योंकि सेकेंड वेव अब धीरे धीरे थोड़ा खत्म हो रहा है, आपने देखा होगा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लॉकडाउन्स लगाए थे, ये अब जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिसरप्शन आया था सप्लाई में उसमें अब यहां पर इंप्रूवमेंट आ सकेगी। अब हम आते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई लोग चर्चा करते हैं, वो है आपका जीडीपी। 2021-22 में भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है? अगर आप अभी तक देखोगे तो आरबीआई बहुत लंबे समय से मेंटेन कर रहा था कि 10.5% होगा, लेकिन अब फाइनली जाकर आरबीआई ने कहा है कि ये 9.5% हम इसका अनुमान लगा रहे हैं। और स्पेशली आप यहां पर देखो Q1 में, ये जो अभी आपका चल रहा है ना, कौन सा अप्रैल, मई और जून का महीना, ये जो Q1 चल रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा माना जा रहा था 26%, 27%। इनफैक्ट मैंने तो अपने वीडियो में आपको कहा था पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 30% से भी ऊपर जाएगा, लेकिन उस समय हम सबको किसी को नहीं पता था कि क्या ये सेकेंड वेव आएगा। अब जिस प्रकार से सेकेंड वेव आया है, आप डायरेक्टली देखो, इसको 26% से गिराकर 18% कर दिया है आरबीआई ने, ये क्लियरली आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, ये तो अब फ्यूचर की बात है, अब देखना होगा कि क्या थर्ड वेव आता है कोविड का, क्या सिचुएशन होता है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के लिए 9.5% अनुमान आरबीआई ने लगाया है। और इसका जो एकमात्र कारण है वो आरबीआई ने सेकेंड वेव को लेकर कहा है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा है कि जैसे जैसे अब कोविड वगैरह आ रहा है, बिजनेसेस अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो जो बहुत बड़ा संकट आ सकता था शायद वो हमें सेकेंड वेव में देखने को नहीं मिल रहा है। चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव में आपको याद होगा इतनी मृत्यु, इतने केसेस तो नहीं हुए थे, लेकिन स्टिल इंपैक्ट बहुत ज्यादा आया था इकोनॉमी के ऊपर। फर्स्ट क्वार्टर में आपको याद हो 24% की गिरावट हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा इकोनॉमी, तो काफी बड़ी बात है, राइट। इसके अलावा जो सपोर्ट वगैरह देना है इन सब की वजह से, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन जैसे जैसे गैदर हो रहा है, इसकी वजह से आपको यहां पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब लास्ट में दोस्तों हम आते हैं यहां पर जो 1.2 लाख करोड़ का बोनेंजा की हम बात कर रहे थे, बेसिकली ये रिलेट करता है जीसैप से। अगर आपको याद हो, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बात किया था जीसैप एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जीसैप का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। देखो, ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, बाइंग और सेलिंग होती है बॉन्ड्स की, उसी के बारे में यह है बेसिकली। इसके अंदर आरबीआई क्या कर रही है कि जो बॉन्ड्स है उसको बाई कर रही है, बॉन्ड्स को मार्केट से खरीद रही है। आप खुद सोचो, बॉन्ड्स को मार्केट से खरीदेगी, मतलब बॉन्ड बहुत सारे पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, तो आरबीआई ने सपोज 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई को यह पेमेंट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ गया, मतलब जो सप्लाई है मनी की वो यहां पर बढ़ गई, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन आपके क्वेश्चन आएगा फिर डिफरेंस क्या है, ये जीसैप क्या है? देखो, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब कि कभी भी आरबीआई बताती नहीं है एग्जैक्टली कि कब करने वाली है, इस मंथ में कितना खरीदेगी, कितना बेचेगी, ये ऐसा आरबीआई नहीं बताती है। जीसैप बेसिकली एक डिफरेंस ये है इसमें कि आरबीआई पहले से ही इंफॉर्म कर दे रही है कि हम इतने के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो यहां पर खरीदने वाले हैं। और इसी की वजह से Q1 के अंदर, ये जो क्वार्टर चल रहा है ना हमारा अप्रैल मई जून का, इसमें ऑलरेडी आरबीआई ने, अगर आप देखोगे तो 60,000 करोड़ के जीसैप
जो है वो खरीद ली है, मतलब बॉन्ड्स को यहां पर खरीद लिया है, मतलब 60,000 की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर आ गई है। अब यहां पर इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि सेकेंड क्वार्टर के अंदर हम 1.2 लाख करोड़ के जो जीसैप है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उसको यहां पर खरीदने वाले हैं। ये अनाउंस किया गया है। इसी की वजह से 1.2 लाख करोड़ की काफी ज्यादा अचानक से चर्चा हो रही है। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रही है। देखो सिंपल अर्थ है, यहां पर आप देख सकते हो ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दिखा रहा है। सिंपल सा अर्थ है, यील्ड का मतलब क्या है, जो बॉन्ड होता है उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इस समय आपको। सपोज आपके पास एक बॉन्ड है 1000 रुपए का 10 साल वाला, ठीक है, आपने सरकार से खरीदा था और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है ये दिखाता है। तो मतलब 6% इस समय इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 6.009 जो भी आपको दिख रहा होगा। पहले क्या हो रहा था कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चला गया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाई चले जाने का मतलब क्या है, 6.2 से ऊपर चला गया था। आरबीआई चाहती है इसको 6% से नीचे लाया जाए। ये कैसे लाया जाएगा नीचे, जब बहुत ज्यादा मनी की सप्लाई यहां पर बढ़ जाएगी, जब बॉन्ड की शॉर्टेज हो जाएगी। कहने का मतलब है, सपोज यहां पर मैंने आपको क्या बताया, आरबीआई 1.2 लाख करोड़ के बॉन्ड को खरीदने वाली है, मतलब कि बॉन्ड मार्केट से हटा देगी। इसका मतलब बॉन्ड की शॉर्टेज हो गई, मतलब बॉन्ड के शॉर्टेज होने की वजह से बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ना। कोई भी चीज है मार्केट के अंदर, मैंगो है, एप्पल है, कुछ भी है, अगर उसकी शॉर्टेज हो गई तो उसके प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है आपको कि जब भी बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो आपका नीचे हो जाता है। आप प्लीज सर्च कर लेना, उसमें देख लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे। तो यहां पर बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घट जाता है। और मैंने क्या बताया, आरबीआई चाहती है कि बॉन्ड यील्ड कम किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि सरकार को बहुत सारा पैसा मार्केट से बोरो करना है। मतलब आपने देखा होगा ना, फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से आरबीआई जो सरकार है वो काफी सारा बोरो करने वाली है मार्केट से। और बोरो करते समय अगर सरकार को बहुत ज्यादा पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है ना, 6% से ऊपर है, तो आरबीआई कोशिश कर रही है कि इसको नीचे लाया जाए, ताकि जो सरकार है जो बोरो कर रही है उसको कम इंटरेस्ट रेट पर बोरो करना पड़े। ये सिंपल अर्थ ये हुआ इसका। 1.2 लाख करोड़ का अब यहां पर लिक्विडिटी बढ़ाने वाली है यहां पर जो आरबीआई है। आई होप दोस्तों यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है मॉनेटरी पॉलिसी के इस पूरे रिपोर्ट में जो भी हुआ था। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग एफडीआई। 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम पर आ सकते हैं, बाकी सोशल मीडियाज पर जुड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।